नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 10 का दस्तावेज आप देख रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। आप बात यूपी पीसीएस के नतीजों की। यूपी पीसीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। 364 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें टॉप 10 में 8 लड़कियां हैं। ये एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई है। जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें 10 लड़कियां हैं, जबकि कुल 364 पदों पर 110 जो महिला अभ्यर्थी वो चयनित हुई हैं। आगरा की दिव्या सिकरवार पहले स्थान पर हैं, लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे दूसरे स्थान पर हैं, वहीं बुलंदशहर की नम्रता सिंह तीसरे स्थान पर हैं, उत्तराखंड की आकांक्षा गुप्ता चौथे स्थान पर, अंबेडकर नगर के कुमार गौरव पांचवें स्थान पर हैं, लखनऊ की सल्तनत परवीन छठवें नंबर पर हैं, मध्य प्रदेश की मोनिशा बानो सातवें नंबर पर चयनित हुई हैं और प्रयागराज की प्राजक्ता त्रिपाठी 8वें नंबर पर चयनित हैं और आगरा के अशर दुबे 9वां स्थान, गोंडा के संदीप कुमार तिवारी 10वें स्थान पर आए हैं। और दिव्या सिकरवार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिव्या सिकरवार है जिन्होंने यूपी पीसीएस 2022 में टॉप किया है और पहली पोजीशन इन्होंने हासिल की है। लेकिन टॉप 10 की लिस्ट की बात करें तो 10 अभ्यर्थियों में 8 महिला अभ्यर्थी हैं, जिनमें से 364 पदों में 110 महिला चयनित हुई। आगरा की दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है और उन्हीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्या सिकरवार जो पहले स्थान पर आई हैं, आगरा की रहने वाली, वहीं दूसरे नंबर पर प्रतीक्षा पांडे रही हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी शैलेश का। शैलेश, रिजल्ट आ गए हैं और जो लड़कियां थी उन्होंने कमाल कर दिया है। बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, अगर हम टॉप 10 की लिस्ट को देखते हैं तो उसमें 8 लड़कियां हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है रिजल्ट का, और पूरी लिस्ट देखेंगे तब भी जो लड़कियां हैं उन्होंने बाजी मारी है इस रिजल्ट में। हम इस समय मौजूद हैं प्रतीक्षा पांडे के घर पे, जिन्हें दूसरी रैंक मिली है यूपी पीसीएस के रिजल्ट में। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं उनके पिताजी पीएन पांडे जी, माताजी, घर के बाकी जितने सदस्य हैं वो भी हैं, उनके कई दोस्त भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बधाई देने के लिए। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रतीक्षा को काफ़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ी परिश्रम के साथ में इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए। तो प्रतीक्षा, ये बताइए, प्रतीक्षा कितनी करनी पड़ी, कितने अटेम्प्ट? ये मेरा 4th या 5th अटेम्प्ट था, तो हाँ प्रतीक्षा तो थोड़ी बहुत करनी पड़ी, बट नाम ऐसा होगा तो कुछ तो डिसएडवांटेज होगा ही। बट ठीक है, अगर अंत में रिजल्ट आ गया है तो फिर आई एम हैप्पी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आप मेंस पे गए, जब आपने फाइनली इसे कंप्लीट कर लिया है, रिजल्ट सामने आ चुका है, कैसा सबसे पहले एक्सप्रेशंस थे जब रिजल्ट देखा? मैं ऊपर यूपी पीसीएस 23 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रही थी, तो मैंने वो किताबें साइड में रखी और फिर नीचे आके सबको बताया। और उस वक्त से लेके अभी तक मैं बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और अब आगे की बारे में सोचने का काम जो है वो कल से शुरू होगा। तो अभी मैं सिर्फ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से। अच्छा, हम जब रिजल्ट को देख रहे हैं, टॉप 10 में 8 लड़कियाँ, तो लड़कियाँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा करती हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा जगह मिल गई। जी, बोल सकते हैं। जैसा रिज़ल्ट आ रहा है उस हिसाब से तो बहुत खुशी भी हो रही है देख के कि टॉप 10 में 8 लड़कियाँ हैं, तो बहुत खुशी की बात है ये, और उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रिज़ल्ट चलता रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि सिविल सर्विसेज में आने के पीछे उद्देश्य कुछ सोचा होगा। अभी जैसा मैं देख रहा था आपके घर में इंजीनियर्स बहुत सारे हैं और आपने इस दिशा में आने का सोचा, कोई पीछे वजह होगी? जी, मेरे पापा भी इंजीनियर हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनको मैंने नौकरी करते हुए देखा था, तो मुझे काफ़ी झुकाव था इस सरकारी नौकरी की तरफ से। और उसके बाद 2016 में बीटेक ख़त्म होते ही फिर मुझे पता था कि मुझे जो तैयारी करनी है वो सिविल सर्विसेज ही है, तो अपना इंटरेस्ट हमेशा से रहा था, तो इसलिए इस फील्ड में फिर डिसाइड कर लिया आने का। अच्छा, देखिए, जब भी हम कभी असफल होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, उसके बाद हम सफलता की सीढ़ी को चढ़ते हैं। तो ये जो पहले आपने कई बार परीक्षा दी या आगे जो तैयारी की, दूसरे लोगों को कुछ आप टिप्स दोगे जो अपियरिंग है आगे, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे आप? मेरी सबसे बड़ी टिप तो ये रहेगी कि सरकारी काम है, सारे पेपर अच्छे से भरो। फॉर्म भरने के पहले एक एक चीज़ चेक कर लो, फॉर्म फिल हुआ है कि नहीं ये चेक कर लो। और दूसरी मेरी टिप ये रहेगी कि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए जितने भी लोगों से मदद ले सकते हो मदद लो, उसमें शर्माने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सब कुछ सीख के नहीं आता है,
मैंने अपनी कोचिंग में थे आईएएस में पता किया था, कई बार मैं गई थी, मैंने फ़ोन करके भी कहा था कि सर आना है, मिलना है, बहुत डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्री के बाद मेंस कैसे शुरू करूं, मुझे प्लीज़ हेल्प करिए। तो वहाँ से भी सपोर्ट मिला। फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ भी बैठ के इंटरव्यू के टाइम पे, मेंस के टाइम पे बहुत बार डिस्कशंस करते थे। इंटरव्यू के टाइम पे जो क्वेश्चंस आएंगे, एसडीएम है तो क्या करेंगी, तो इस तरह के सवाल मैंने अपने पापा से काफ़ी बार डिस्कस किया था कि इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप हैं इस जॉब में, आप बताइए कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, किसी से भी मदद लेना है लीजिए, बस ये याद रखिए कि जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसको मन से समझिए, उसको रटने के पर्पज़ से मत समझिए। अपनी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? मेरी फैमिली का, मेरी कोचिंग का और मेरे फ्रेंड्स, इन्हीं 3 लोगों को मैं मानती हूँ कि अगर ये 3 में से कोई शैलेश, भी एक सवाल नहीं मेरा होता भी है, अगर, तो क्योंकि शायद मैं यहाँ पे नहीं जो होती। प्रतीक्षा जितना है या फैमिली फिर ने मदद जितने किया, भी जितना सफल भी अभ्यर्थी आईएएस से हैं, मदद मिली। वो लोगों के लिए मापदंड है और लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ठीक है, प्रीलिम्स और रिटेन में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इंटरव्यू का पैटर्न क्या चल रहा है इस वक्त, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यही वो पड़ाव है जहां पर बड़े बड़े मेधावी छात्र भी गच्चा खा जाते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, और सफलता की सीढ़ी चढ़ के आई है तो उसके बारे में बताना भी है। प्रतीक्षा, एक चीज़ ये बताइए कि प्रीलिम्स होते हैं, रिटर्न होता है, इंटरव्यू में जब आते हैं तो जो लोग अपीयरिंग होंगे उनके मन में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, तो कुछ बताएं, उन लोग को गाइड करें, किस तरह के सवाल क्या रहा इंटरव्यू में आपके? सर मेरे इंटरव्यू में जो सवाल थे वो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से थे, ज़्यादातर सवाल ऑप्शनल ही थे, और बाकी अपने इंटरव्यू में हम कैसा सवाल पूछा जाएगा ये खुद कैंडिडेट तय करता है। जो हम उन्हें देंगे अपने जवाब के फॉर्म में वो उसी से सवाल पूछते हैं। तो अगर हम उन्हें साइंस में लेके जाना चाहते हैं तो हम उन्हें साइंस का कोई टर्म लेके आते हैं तो वो सवाल पूछते हैं। अगर हम अपने सोशियोलॉजी से कुछ चाहते हैं कि पूछें वो, तो हम अपना सब्जेक्ट पहले बता देते हैं या लास्ट में बताते हैं कि ये मेरा ऑप्शनल है, तो उनको वही याद रहता है, वो उसी से सवाल पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमारा इंटरव्यू कैसा जाएगा वो हमारे दिए हुए जवाबों से डिसाइड होता है। आपका विषय क्या था? सोशियोलॉजी। आपने जब सोशियोलॉजी से जुड़ा था, आपने वहाँ बताया होगा, जाहिर सी बात है, तो आपसे किस तरह के सवालों की शुरुआत हुई, ज़रूर बताइए। उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा था कि अपने जो इंडिया में कंटेम्पोरेरी थिंकर्स हैं उनके बारे में बताइए, और उसके बाद उन्होंने मुझसे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कई सवाल पूछे थे, और स्टेटस के ऊपर सवाल पूछे थे कि स्टेटस कास्ट क्लास में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में सवाल पूछा था, और ट्राइब्स के बारे में पूछा था। यही इनके सवाल थे जो उन्होंने मुझसे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछे। बिल्कुल, तो देखिए ये एक उन्होंने मुझसे मूल मंत्र मिला है शैलेश प्रतीक्षा के जरिए कि किस तरीके से हम अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से चला सकते हैं। फिलहाल पूरी एबीपी गंगा की टीम की तरफ से सभी चयनित अभ्यर्थियों को, प्रतीक्षा को बधाई। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं यूपी पीएससी के नतीजों को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी पीएससी द्वारा रिकॉर्ड 10 माह में पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई सम्मिलित राज्य प्रवर्धित सेवा परीक्षा 2022 में सफल सभी अभ्यर्थियों को बधाई। इस परीक्षा में प्रदेश की बेटियों की रिकॉर्ड सफलता एवं लगभग हर जनपद का प्रतिनिधित्व नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बधाई आ गई है और उन्होंने लिखा है कि यूपी पीएससी द्वारा रिकॉर्ड 10 माह में पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से संपन्न परीक्षा, इसको यूपी पीएससी को भी उन्होंने बधाई दी है, क्योंकि एक दौर था जब ये जो बोर्ड है, ये जो आयोग है, ये भी काफी विवादों के घेरे में रहा था। वहीं से अजीत डोभाल का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर अजीत डोभाल पहुंचे, परिवार के साथ गंगा आरती में शामिल हुए डोभाल। अजीत डोभाल ने वाराणसी में गंगा पूजन किया। निजी दौरे पर वाराणसी पहुंचे अजीत डोभाल। शनिवार को संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन भी वो करेंगे। तो सपरिवार अजीत डोभाल पहुंचे हैं, वो उनका निजी दौरा है। दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने गंगा आरती देखी। कल संकट मोचन मंदिर जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। वाराणसी में उन्होंने गंगा पूजन किया और विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने आरती देखी। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर है। यूपी में 10 नए सरकारी संस्कृत स्कूल खोलेगी योगी सरकार। वाराणसी, रायबरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में स्कूल खुलेगा। मुरादाबाद, शामली, जालौन, एटा, अमेठी और हरदेव में भी ये स्कूल खोला जाएगा। प्रदेश में केवल एक राजकीय संस्कृत माध्यमिक और एक राजकीय संस्कृत डिग्री कॉलेज चल रहा है।
और इसके अलावा अन्य सभी संस्थान निजी तौर पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये सरकारी संस्थान खोले जाएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है। आगामी चुनाव से पहले सपा संगठन में फेरबदल हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 21 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। बूथ कमेटियों के गठन को लेकर प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। 5 जून तक बूथ कमेटियों का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से, अब चुनाव की तैयारियां चाक चौबंद चल रही है और इन्हीं चुनावों के मद्देनजर सपा संगठन में फेरबदल देखने को मिला है और समाजवादी पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। 21 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। बूथ कमेटियों के गठन को लेकर प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं और टाइम लिमिट भी सेट हो गई है। 5 जून तक बूथ कमेटियों का गठन हो जाए, यह निर्देश दिया गया है। और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे की। यहां उन्होंने पूर्वांचल से मिशन 2024 का शंखनाद किया। कौशाम्बी और आजमगढ़ को विकास की बड़ी सौगात देते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में 300 पार का नारा दिया। दरअसल कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन करने के अलावा अमित शाह ने यहां 612 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तो वहीं आजमगढ़ को 4,567 करोड़ की सौगात समेत संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके अलावा यहां अमित शाह ने राम मंदिर पर अपनी बात रखी तो परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। किस प्रकार की राजनीति को आप भारत में लाना चाहते हैं? क्या समझते हैं आप? देश की जनता कुछ देखती नहीं है। देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार। मैं आज कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, जितनी बार सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज किया है, जनता ने एक गालियों के कीचड़ के अंदर कमर को और मजबूत कर दिलाया है। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। वहीं बिजली के मुद्दे पर पिछली सरकारों को घेरने वाले अमित शाह के बयान पर सपा अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए ट्वीट करते हुए कहा है कि जिस भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया और जिनके मुख्यमंत्री एक बार भी पावर प्लांट नहीं लगा पाए, प्रदेश के वर्तमान व भविष्य को अंधेरे में धकेलने वालों के मुंह से प्रकाश की बातें अच्छी नहीं लगती। तो बिजली के मसले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। चुनाव में खर्च को लेकर सूचना जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की व्यय सीमा, नामांकन पत्र और जमानत राशि भी जारी कर दी गई है। जनरल के लिए जो नामांकन पत्र है वो 1,000 रुपए का होगा और जमानत राशि 12,000 रुपए होगी। आरक्षित उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र 500 रुपए का होगा और जमानत राशि 6,000 रुपए की होगी। तो ये जो अधिसूचना है, व्यय सीमा है, नामांकन पत्र और जमानत राशि, उसको तय कर दिया गया है। निकाय चुनाव पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि जब भी चुनाव घोषित होगा भाजपा पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, जीतेगी। वहीं आरक्षण पर सपा की आपत्ति पर कहा कि सपा चुनाव से भागती है, इसलिए आपत्तियां दर्ज कराती है। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा 1 या 2 दिन में कहा जा रहा है कि हो जाएगी। बीजेपी की क्या तैयारी है? तमाम प्रभारी भी नियुक्त हैं। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, आजमगढ़ के नगर पालिका के प्रभारी भी हैं। सर, क्या तैयारी है निकाय चुनाव को, क्योंकि 1 या 2 दिन में चुनाव घोषणा हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयार है और भाजपा के कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। हर समय हम लोग अपनी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के संपर्क में रहते हैं। इसलिए जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। पिछले चुनाव में 16 में से 14 नगर महापालिका हम जीते थे और नगर पंचायतों में भी हम सबसे ज़्यादा सीटें जीते। नगर पालिका के 200 में से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो इस बार भी हम लोग नगर निगम 17 है और 17 मेयर हमारे होंगे और नगर पालिकाएं भी हम। सपा ने आपत्तियां बहुत दर्ज करा दी, इसलिए कि सपा चुनाव से भागती है, वो चुनाव नहीं चाहती है। इसीलिए जो न्यायालय में भी जो
याचिका दायर हुआ था, उन्हीं के समाजवादी पार्टी के विधायक है मनोज पांडे जी, उनके भाई ने याचिका दायर की थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव कभी जीतती नहीं है, इसलिए वो भागती है। एक सवाल ये है कि जो IGRS पोर्टल है उस पर तमाम जिले अफसर बहुत सुस्त हैं, लापरवाह हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो शिकायतों के निपटारे में पीछे रहेंगे। ये सही है, ये होना ही चाहिए। जो जनता से जुड़े हुए जो विषय है और उसको कोई यदि उस पर लापरवाही करता है तो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये आपने सुना क्या कहना है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, समाजवादी पार्टी चुनाव से भाग रही है, इसीलिए इस तरीके से आपत्तियां दर्ज कर रही है और निकाय चुनाव में बीजेपी 17 नगर निगमों में जीत हासिल करेगी। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। निकाय चुनाव लड़ने को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि किसी भी पार्टी को खड़ा और बड़ा कार्यकर्ता करता है, जहां पर जीतने की स्थिति होगी वहां पर आपस में मिलकर चुनाव लड़ें। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं, उनसे जानेंगे। संजय जी, अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, निषाद पार्टी की क्या तैयारी? आप भी अलग सीटें मांगेंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे अपने सिंबल पर? देखिए, कोई भी पार्टी खड़ा और बड़ा कार्यकर्ता करता है और ये छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है। और निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा था, पिछले बार भी जब हुआ था, कि कार्यकर्ता जहां भी मेरा चुनाव लड़के जीतने की स्थिति में है वो सीटें हम भारतीय जनता पार्टी से मांगे। हमारी मीटिंग हो भी चुकी है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री कि जहां जहां मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़के जीत सकता है उसकी सूची हम इकट्ठा करें। पहले भी सूची इकट्ठा की थी और लोगों का आवेदन भी आए थे कार्यकर्ताओं के, लेकिन चूँकि वो आरक्षण की सूची की वजह से उसमें कुछ चेंजिंग हुई है, तो जो फिर चेंजिंग सीटें हुई हैं उसमें हमारा अगर कार्यकर्ता कुछ नहीं आता है तो उसकी है, और कुछ 2-4 दिन के अंदर हम सूची उन्हें सौंपेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जगह देंगे और तरजीह देंगे, और हम लोग सभी सीटों पर चुनाव, क्योंकि न भाजपा और निषाद पार्टी अलग नहीं है, हम लोग तालमेल मिलकर लगा कर चाहकर चुनाव जीते। 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका है और 544 नगर पंचायतें हैं, तो इसमें क्या आप नगर निगम के लिए भी क्लेम करेंगे कि हम 1 या 2 नगर निगम में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे? कि हम लड़ाई अपने समाज और कार्यकर्ताओं की लड़ते हैं, तो अभी कार्यकर्ताओं का कोई मेरे पास ऐसा एप्लीकेशन नहीं आया है नगर निगम का कि जो हम नगर निगम की बात कर रहे हैं। क्योंकि अब आना शुरू हो गया है, तो अब आज या कल में जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से नगर निगम का जो आएगा हम क्लेम करेंगे और उसे क्लेम करके लेने की भी कोशिश करेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी सहयोगी दल है, तो निश्चित रूप से हम सहयोग की भावना से आगे बढ़ें, कुछ सीटें वो दें और हम चुनाव लड़के उनको जिताएँ। तो ये आपने सुना क्या कहना है डॉक्टर संजय निषाद का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में रह के चुनाव लड़ेंगे, चाहे नगर पालिका की सीटें हो, नगर पंचायत की सीटें हो, वहाँ पर बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं उस पर उनका कहना है कि ये लोग भी सत्ता में रहे पर इन्होंने कभी भी OBC कमीशन का गठन नहीं किया। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। मुजफ्फरनगर में चल रहे 2 दिवसीय कृषि एवं पशु मेले का समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और मुजफ्फरनगर जिले के नाम को लेकर बड़ी बात कह दी। साथ ही 2024 चुनाव के लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा ठोका है। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाए, मुजफ्फरनगर का इस जनपद का नाम भी नहीं ले सकता, इस जिले में मुगलों की निशानी मिटे। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता मोदी जी के साथ है और फिर से मोदी सरकार बनेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।